अभिवादन स्वीकार करिए रसल रघुवंशी का आज के इस रविवार की चर्चा में। आज का विषय है आतंकवाद, राजनीति, धर्म का घालमेल। 13 दिसंबर 2001। इस तिथि को कौन भूल सकता है। भारतीय इतिहास की अब तक की वह तिथि जिस दिन हमारे संविधान के मंदिर, हमारे देश के मंदिर, या यूँ कहा जाए कि हमारी जो संपूर्ण लोकतंत्र है उसके मंदिर पर हमला हुआ। और इस हमले में एक ऐसा इतिहास रचा कि पूरे विश्व में उसकी गूंज हुई और पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार किया कि आतंकवाद जो है वह पूरी संसार के लिए या पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि इस घटना के ठीक 2 महीने पहले 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के उस ट्विन टावर पे जो हमले हुए थे, जिसके माध्यम से अमेरिका ने एक युद्ध छेड़ना प्रारंभ किया। वहाँ के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि दुनिया में 2 ही धड़े हो सकते हैं, 2 ही पक्ष हो सकते हैं, एक जो मेरे साथ खड़ा हो और दूसरा जो मेरे विरोध में खड़ा हो। मतलब जो इस युद्ध में साथ नहीं ले रहा है, मेरे साथ इस आतंकवाद के युद्ध में साथ नहीं है, वह कहीं न कहीं मेरा दुश्मन है। इन बातों तक आने से पहले दुनिया में बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ हो चुकी थी जो इस दंत को ला करके पहुंचाई। और ये कहा जाए यह जो दिन था, ये जो आपका 13 दिसंबर था, ये वह दिन था जिस दिन पूरी दुनिया में, पूरे भारत में आतंकवाद ने एक ऐसा संदेश दिया कि हमें जानना पड़ा, हमें समझना पड़ा कि आतंकवाद से गंभीर समस्या इस देश के लिए शायद कोई और नहीं हो सकती है, या पूरी दुनिया के लिए से कोई गंभीर संकट नहीं हो सकता है। जैसा कि हमें शीर्षक से आप समझ सकते हैं, मैंने लिखा है राजनीति व धर्म का घालमेल। तो घालमेल कहाँ से प्रारंभ होता है, इसका इतिहास कितना लंबा है, आइए वहाँ से शुरुआत करते हैं। बात शुरू करूं उससे पहले गांधी जी का एक प्रसंग अगर मैं कोट करूंगा तो आपको निश्चित रूप से समझने में आसानी होगी। महात्मा गांधी जी कहते हैं ये पूरी धरती जो है, हमारी जो धरती है, यह इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति का पेट भर सकती है, लेकिन एक लालची की लालच नहीं पूरी कर सकती है। तो ये लालच जो है, इसमें ये किसी व्यक्तियों की लालच, कुछ लोगों की लालच को इस प्रकार से राजनीतिकरण किया जाता है और उसमें जो धर्म का चटनी लगा दी जाती है, धर्म का तड़का लगा दिया जाता है, तो वह इस प्रकार का एक विध्वंसक रूप अख्तियार करती है जो आतंकवाद की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने एक दावानल के रूप में सामने आती है। यदि इस आतंकवाद की शुरुआत की बात करूं तो हमें कॉलोनियल युग में जाना होगा, जब ब्रिटिश राज्य का सूरज अस्त नहीं होता था इस धरती से। लगभग यह बात है अफगानिस्तान से शुरू किया जाए। अफगानिस्तान का जो प्रथम युद्ध हुआ था, एंग्लो अफगान युद्ध, लगभग 1839 से 1842 तक युद्ध चला था। इस पर सोवियत का बड़ा गंभीर प्रभाव था। एक तरफ रशिया एम्पायर अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से पूरी दुनिया में अपना विस्तार कर रहा था, और दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत जो कि उस समय 2 ध्रुवीय दुनिया का दूसरा पोल था, वह उसे रोकने के लिए लगातार प्रयासरत था। यह युद्ध उस समय के हिसाब से देखा जाए तो पूंजीवाद और वामपंथ, या यूँ कहा जाए कम्युनिज्म का विरुद्ध होने वाला पहला युद्ध था। इस युद्ध में अफगानिस्तान वह युद्ध क्षेत्र बना जहां पर एक सुटेबल, एक सामान्य और एक अच्छी जनसंख्या निवास करती थी। वहां के भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों को तार कर दिया, ध्वंस कर दिया, या फिर उनको इतना गंभीर रूप से प्रभावित किया कि पूरी दुनिया में उसका प्रभाव पड़ता चला गया। दोस्तों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, लगभग 1878 से लेकर 1800 में वो जो कंप्लीट हुआ इस युद्ध में, 1880 में जाकर जो समझौता हुआ, उसमें यह बात निर्णय लिया गया कि अफगानिस्तान का जो डूरंड रेखा खींची गई, उसके बाद उसमें अफगानिस्तान को 2 भागों में बांट दिया गया। वहाँ की विशेष रूप से जो पश्तून आबादी थी, उन्हें 2 भागों में इस प्रकार से डिवाइड कर दिया गया जिससे कि वो कभी संगठित होकर के, एकजुट होकर के कोई ऐसा कार्य ना कर सके जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए चैलेंज हो सके और उनके लिए समस्या खड़ी कर सके। उसके बाद फिर तीसरा आंग्लो अफगानिस्तान युद्ध होता है, जिसका अंत 1919 में होने वाले समझौते के साथ समाप्त होता है, जब एक तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी हार स्वीकार कर लिया, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए। क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा दुर्गम, एक ऐसा दुरूह, एक ऐसा पहाड़ियों से, हिंदुकुश पहाड़ियों से घिरा हुआ देश है जहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही दुर्गम है। वहाँ पर विजय प्राप्त करना
किसी भी देश के लिए आसान तो हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक वहाँ पर शासन सत्ता को बना के रखना एक ऐसा चैलेंजिंग टास्क है जिसे पूरा कर पाना आज तक किसी भी हुकूमत, किसी भी सल्तनत के बस की बात नहीं रही है। चाहे वह उससे पहले का ऑटोमन साम्राज्य रहा हो, या फिर ब्रिटिश हुकूमत रही हो, या फिर सोवियत रूस रहा हो। अब वहाँ पर जाहिर शाह के रूप में एक मोनार्की स्थापित होती है धीरे धीरे अफगानिस्तान में, और लगभग 40 सालों तक 1933 से लेकर के 1973 तक जाहिर शाह ने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स अपने देश में किए। वहाँ पर महिलाओं की स्थितियों में काफ़ी सुधार हुआ, वहाँ का राजनीतिक रूप से काफ़ी उसका सुदृढ़ीकरण किया गया। एक ऐसा मोनार्की डेमोक्रेसी का निर्माण हुआ अफगानिस्तान में जो कि एक पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन सकता था। वहाँ की डेमोक्रेसी एक तरीके से फल फूल रही थी, आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी गांधी जी के माध्यम से उनकी बातों से कोट कर चुका हूँ कि लालची की लालच नहीं भरी जा सकती है, और पूरे आतंकवाद की जड़ कहीं न कहीं लालच ही है। दाऊद जो कि चचेरा भाई थे जाहिर शाह के, और जब जाहिर शाह विदेश चले जाते हैं दौरा पर, तो उन्होंने तख्ता पलट करते हुए अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, और साथ ही साथ कहा मैं इस देश का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों हूँ। इस प्रकार से तख्ता पलट के बाद दाऊद ने सारी सत्ता को अपने ऊपर अपने साथ केंद्रित कर लिया, और फिर उसके बाद वहाँ पर एक ऐसा देश आगे बढ़ा, एक ऐसे अंधी गुफा में पूरा देश चलता चला गया जिसका अभी तक अंत ना हो सका है। उसके बाद 1700 लगभग 1977-78 के आसपास वहाँ पर एक नया उभार होता है। सोवियत संघ से समर्थित वामपंथी पार्टियों ने अपना सिर उठाना चालू किया, और लोगों के अंदर इस प्रकार की बातें फैलाना चालू किया, यदि मेरी सत्ता आई तो मैं आप लोगों को अंदर रिफॉर्म लाऊंगा, देश में सुधार लाऊंगा, और लोगों को उनके जीवन स्तर में सुधार करने का मौका मिलेगा। और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम PDPA रखा, पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ अफगानिस्तान, जिसका फुल फॉर्म था। और उसके जब उन लोगों ने दाऊद की हत्या कर दी, इस पार्टी के लोगों ने मिलजुल कर, वामपंथियों ने, तब जब सत्ता की बात आई तो इनमें भी आपस में काफ़ी खींचतान हुई, और इतनी खींचतान हुई कि यह जो पार्टी थी PDPA वह 2 भागों में बट गई। PDPA एक परचम गुट और PDPA एक खल्क ग्रुप। खल्क ग्रुप का प्रभाव ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में हुआ करता था, और परचम ग्रुप का शहरी क्षेत्रों में काबुल, हेरात या कंधार जैसे शहरों में हुआ करता था। और इनके बीच आपस में कन्फ्लिक्ट का लाभ उठा करके वहाँ के कुछ जो ट्राइबल्स थे जो यह चीज़ को स्वीकार करते थे, इस चीज़ को मानते थे कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। अब यहीं पर राजनीति में धर्म का खेल भी प्रारंभ हुआ, और इस धर्म का प्रारंभ इतना तेज़ी से बढ़ता गया कि यह PDPA जो लगातार रिफॉर्म करना चाहती थी, एक तरीके से वामपंथी शासन प्रणाली जो होती है वह अफगानिस्तान पर थोपने का प्रयास कर रही थी। अफगानिस्तान जो हजारों साल से ट्राइबल्स एरिया का रहा है, जहाँ की परंपराएं और वहाँ की रूढ़िगत समाज रहा है, वहाँ पर लैंड रिफॉर्म लाना चाहते थे, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन बांटना चाहते थे, क्योंकि अफगानिस्तान में मात्र 12% ऐसी ज़मीन है जो फर्टाइल है, जहाँ पर खेती की जा सकती है, फार्मिंग की जा सकती है। इस प्रकार से धीरे धीरे अफगानिस्तान के जो परंपरागत सोच वाले लोग थे, जो रूढ़िवादी सोच वाले थे, वह इस PDPA के विरोध में खड़े होते गए, और एक पूरे देश में व्यापक विद्रोह प्रारंभ हो गया। इन विद्रोह को दबाने के लिए PDPA लेड जो गवर्नमेंट थी, जिसमें आपस में भी खींचतान थी सत्ता को लेकर के, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, उन लोगों ने सोवियत रूस के यहाँ जाकर के सहायता की गुजारिश की, सहायता के लिए गुहार लगाई, और उसके बाद सोवियत रूस ने अपने डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट को, अपने कन्वॉय को भेज दिया अफगानिस्तान में। और यहीं से एक नया एंगल जुड़ता है वैश्वीकरण का। इस आतंकवाद के जो बीज था उसको पनपने का, आगे बढ़ने का मौका मिलता चला गया। और जहां पर यदि रूस पहुंचेगा, उस समय का सोवियत संघ पहुंचेगा, सोवियत रूस पहुंचेगा, USSR पहुंचेगा, वहां पर USA ना पहुंचे, अमेरिका ना पहुंचे, ये संभव ही नहीं हो सकता था। उसके बाद अमेरिका ने अब पाकिस्तान के साथ मिलकर के, सऊदी अरब के साथ मिलकर के मिलियंस डॉलर खर्च करना शुरू कर दिया। वहाँ पर मुजाहिदीन नाम के लोगों को वेल ट्रेंड किया गया,
रोनाल्ड रीगन ने अपने व्हाइट हाउस में अपने यहाँ बहुत सारे मुजाहिदीनों को बुला करके समझाने का प्रयास किया कि आप लोग धर्म युद्ध के लिए आगे बढ़िए और धर्म के नाम पर पूरे अफगानिस्तान को इकट्ठा करिए, इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर इन सोवियत लोगों को, इन वामपंथी लोगों को अपने देश से खदेड़िए और अपनी सत्ता अपने देश को अपने हाथ में लीजिए और आगे बढ़ाइए। ये तो एक मुखौटा था अमेरिका का, लेकिन उसके पीछे का जो युद्ध था वह शीत युद्ध था, कोल्ड वार था। इस बात का भनक लग रही थी अमेरिका को कि कहीं यदि ऐसे स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर यदि होल्ड होता है यूएसएसआर का, सोवियत रूस का, तो कहीं न कहीं वह आने वाले भविष्य में अमेरिका के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। क्योंकि जियोपॉलिटिकली ये देखा जाए तो अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है बहुत ही सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब उसके बाद से जहाँ वहाबी विचारधारा, सलाहियत की विचारधारा को सऊदी अरब से मेंटल या फिर इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिलने लगा, जिसमें ओसामा बिन लादेन जैसे युवा आतंकवादी और इसी प्रकार से ढेर सारे लाखों की संख्या में युवाओं को ट्रेंड किया मुजाहिदीन बनने के लिए और उन्हें अफगानिस्तान में पाकिस्तान के रास्ते प्रवेश कराया गया और पाकिस्तान के माध्यम से वहाँ पर ढेर सारे वेपन सप्लाई किए गए, ढेर सारे हथियार सप्लाई किए गए और एक समय तो अफगानिस्तान में ऐसा माना जाता था कि सब्जियों से ज़्यादा तो हथियार बिकते थे। और इस प्रकार से युवाओं को, नए लड़कों को, बिल्कुल जो टीनेजर्स थे 12-12 साल, 10-10 साल के बच्चों को हाथ में बंदूकें समा दी गई जिहाद और इस्लाम के नाम पर कि इस्लाम खतरे में है। और खतरा किससे है? पीडीपीए से, जो कि वहाँ सत्ता में थी। और पीडीपीए के ऊपर किसका हाथ था? मैं बता ही चुका हूँ, सोवियत रूस का। तो यह जो अमेरिका और रूस का आपसी द्वंद्व था उसे धर्म के रूप में परिवर्तित करके अमेरिका ने भरपूर इस्तेमाल किया अफगानिस्तान में। 1978 से यह प्रारंभ हुआ और 1989 तक भयानक लाखों लोग मारे गए और रोनाल्ड रीगन ने अरबों डॉलर अफगानिस्तान में खर्च कर दिए। इसके बाद क्या उसका परिणाम हुआ कि एक व्यक्ति वहाँ का, जो कि एक अच्छी लिटरेसी रेट हुआ करती थी, एक अच्छा समाज हुआ करता था अफगानिस्तान में, वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। अफगानिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र ना होकर के दुनिया का एक, यूँ कहा जाए कि नर्क बन गया। इस प्रकार की वहाँ पर चीज़ें आपस में, उसके बाद जब पीडीपीए वहाँ से हट जाती है, सत्ता से बाहर होती है और लास्ट में 1989 में सोवियत भी अपनी सेनाओं को वापस बुला लेता है। तो यही तो अमेरिका चाहता था कि सोवियत रूस पीछे हट जाए। जैसे ही सोवियत रूस विड्रॉ लेता है, वहाँ से पीछे हटता है, अमेरिका की जो एक मोरल विक्ट्री थी उसने उसे प्राप्त कर लिया और अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसके उसी हाल पर छोड़ करके वहाँ से निकलने का निर्णय लिया, क्योंकि उसका हित सध चुका था। इसके बाद अफगानिस्तान में सत्ता संघर्ष इतना व्यापक रहा कि पूरा देश सैकड़ों कबीलाई सैनिकों में, कैसे धड़ों में बट गया, जो आपस में ही युद्ध करने लगे वर्चस्व के लिए, सत्ता के लिए, सत्ता सुख के लिए। यह युद्ध इतना चरम पर पहुंचा कि वहाँ पर मौतें, हत्याएं, बलात्कार, महिलाओं के साथ अभद्रता और छोटे छोटे बच्चों को हथियार पकड़ाना, उन्हें मुजाहिदीन के नाम पर एक युद्ध की भट्टी में जलाना एक आम बात हो गई थी। इस काले अध्याय में और नाम आगे जुड़ते गए। जब नजीब वहाँ का जो शासक था उसने भी इसका लाभ उठाया, लेकिन जब सोवियत रूस जिसके ने सपोर्ट देना बंद कर दिया नजीब को, तो नजीब की हालत दिन पर दिन कमज़ोर होती गई। फिर रुस्तम ग्रुप वहाँ का सबसे प्रभावी ग्रुप सामने आया। उसने नजीब को यूएन के दूतावास के जो कार्यालय है वहाँ पर उसने उन्हें बंदी बना दिया और अपना सत्ता धीरे धीरे फैलाने लगा। लेकिन इसी बीच एक और गुट का उभार होता है जिसका नाम था तालिबान। उससे आप सभी परिचित होंगे। तालिब का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। और लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी जैसी कोई बात नहीं थी। ये ऐसे आतंकवादी थे, ऐसे जघन्य अपराधी थे जो इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब इनकी संगठित सेनाओं को सऊदी अरब और पाकिस्तान ने ढेर सारे वेपन सप्लाई करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि अफगानिस्तान में हमारी समर्थक सरकार होती है तो हम उसका लाभ उठाएंगे और कहीं न कहीं हम अपना वर्चस्व जमाएंगे। अब धीरे धीरे तालिबान का
प्रसार पूरे अफगानिस्तान में फैलता गया और एक दिन ऐसा आ गया सितंबर 1996 में जब काबुल पर कब्जा कर लिया तालिबानियों ने और पूरा देश, लगभग पूरे देश का 90 से 80 से 90% कंट्रोल तालिबान के हाथ में आ गया और तालिबान का वहाँ पर पनपने के साथ ही एक जो आतंकवाद की ज़मीन है वहाँ से तैयार होना प्रारंभ हुई। अलकायदा नामक वह संगठन, वह वैचारिक विचारधारा जिसका फाउंडर, जिसका संस्थापक ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी था, उसने पूरी दुनिया में आतंक की एक ऐसी फैक्ट्री लगा दी पाकिस्तान में कि पूरे संसार में आतंकवाद को एज अ वेपन, एज ए एक्सपोर्ट सप्लाई किया जाता था। उन्हें अब अमेरिका से जब धन मिलना कम हो गया था या लगभग ख़त्म हो गया था तो उन्होंने अफीम की खेती करवा करके पूरी दुनिया में हीरोइन की ज़बरदस्त सप्लाई की और इस स्मगलिंग के माध्यम से अरबों डॉलर इकट्ठा किए और इन्हीं अरबों डॉलर के बल पर उन्होंने पूरे संसार में एक्सपोर्ट किया आतंकवाद को, टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को। और इसका कहीं न कहीं अब असर फिर अफ्रीका, हमारे देश की कश्मीर पर पड़ता चला गया। उन्हीं मुजाहिदीनों ने पाकिस्तान के सपोर्ट से, ISI के सपोर्ट से हमारे धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पर बुरी निगाह डाली। और आप जानते हैं कि 90 के दशक से प्रारंभ हुआ वह आतंकवाद जो कि आज भी जिसे जल रहा है हमारा कश्मीर, हमारा प्यारा कश्मीर। वहाँ की भोली भाली जनता को बरगलाने का प्रारंभ किया गया। उन लोगों को इस प्रकार से ट्रेंड किया गया कि तुम लोग अपनी आज़ादी की लड़ो, एक ऐसे देश की लड़ो जो इस्लाम से समर्थक हो, यहाँ पर इस्लामी शासन हो, इस्लामी व्यवस्था हो। और इसी का लालच दे करके हमारे कश्मीर के लोगों को दिग्भ्रमित किया गया। और उसके बाद कश्मीर में वह एक दौर प्रारंभ हुआ जब आतंकवादी घटनाएं तेज़ी से बढ़ती चली गईं और हमारे देश में पूरे तरीके से चिंतित होकर के बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े हमारे कश्मीर को संभालने के लिए। और यह जो कहीं न कहीं बातें जो मैं शुरू करता हूँ वहाँ से प्रारंभ होती है लोगों की लालच। अब उसके बाद अफ़गानिस्तान की स्थिति क्या हुई कि अफ़गानिस्तान में अलकायदा बैठा हुआ, उसका मन इतना बढ़ता चला गया कि उसने 9/11 जिसे को एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है पूरे विश्व के इतिहास में, आधुनिक या 20वीं 21वीं सदी के विश्व के इतिहास में, वह ट्विन टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा ने अपने प्रशिक्षित पायलट्स के बल पर एरोप्लेन्स को हाईजैक करके उन 2 बिल्डिंगों को ध्वस्त करवाया। साथ ही साथ पेंटागन पर भी उन्होंने अपने एरोप्लेन्स गिरवाने में सफलता प्राप्त की। और जो उनका चौथा एरोप्लेन था वो कहीं ज़मीन पर क्रैश हो गया जिसका लक्ष्य व्हाइट हाउस था। अब इसके बाद अमेरिका की भ्रिकुटी तन गई और उसने वार अगेंस्ट टेररिज्म के नाम पर और उत्पात मचाना प्रारंभ किया। अफगानिस्तान से उसने सीधे अल्टीमेटम दे दिया कि आप लोग मुझे अलकायदा नेटवर्क को सफाया करने में सहायता करिए, नहीं तो मैं पूरी तालिबान सरकार को ध्वस्त कर दूंगा। और मुल्ला उमर की सरकार तालिबान को अमेरिका ने कहीं न कहीं अपदस्थ तो जरूर कर दिया, लेकिन जो वहाँ पर राजनैतिक वैक्यूम पैदा हुआ, राजनैतिक जो रिक्तता पैदा हुई, उसको लेकर के एक बार फिर हमें अफगानिस्तान में ज़बरदस्त द्वंद्व प्रारंभ हुआ, ज़बरदस्त युद्ध प्रारंभ हुआ। और वह आतंकवाद आज पूरी दुनिया में फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है, पूरे संसार के लिए एक संकट बनता जा रहा है। चाहे वह यमन का आतंकवाद हो, चाहे वह सीरिया में फैला आतंकवाद हो, चाहे वह सोमालिया नाइजीरिया में फैला हुआ आतंकवाद हो। अभी पिछले महीने जो वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जिसमें विश्व आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया है, उसमें आज भी दुनिया के 163 देशों में अफगानिस्तान नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर इराक, नंबर 3 पर नाइजीरिया और नंबर 4 पर सोमालिया है। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे देश भारत का उसमें 8वीं पोजीशन है। तो हमें इस आतंकवाद को समझना होगा। मैंने आतंकवाद से प्रारंभ करके जहाँ तक संभव हुआ उसे 2001 के आतंकवादी घटना तक लाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा आतंकवाद के और भी रूप हैं, जो कि एक वामपंथी आतंकवाद है, जो कि इस प्रकार की विचारधारा को आगे बढ़ाता है कि सारी संसार में वामपंथ का विस्तार हो। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने राजनीति और धर्म के सम्मिलित घालमेल से जो आतंकवाद पूरे संसार में एक संकट बन के खड़ा हुआ है और जिसको कहीं न कहीं राजनीतिक आश्रय अवश्य मिलता है, नहीं तो पाकिस्तान जैसे देश, तुर्की जैसे देश
या फिर ऐसे बहुत सारे असंख्य देश हैं जो इसको अपने हित में या फिर एक संगठित आतंकवाद में बदलते हैं। संगठित आतंकवाद पूरी संसार के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए एक जघन्य खतरा है। इसको हमें समझना होगा और इसे दूर करने में अपना योगदान देना होगा। जागरूकता लोगों के अंदर बढ़ानी होगी। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और धर्म के प्रति जो कट्टरता है इसे कम करना होगा और हमें समझना होगा कि असली धर्म क्या है, असली राजनीति क्या है। इन दोनों के बीच आप अंतर समझिए, अपने देश में भी डेमोक्रेसी को मजबूत करिए। इन्हीं बातों के साथ मुझे उम्मीद होगी कि आप मुझे मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। मैं रसल रघुवंशी, आपका दोस्त, इस गुजारिश के साथ कि मेरे वीडियोज आपको पसंद आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ लाइक करिए। तो मिलते हैं फिर अगले रविवार इन उम्मीदों के साथ कि आपके सामने मैं एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें और ढेर सारी किताबें, ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करते रहें, क्योंकि एक आधुनिक शोध भी कहता है कि अधिक अध्ययन करने वाले व्यक्ति लंबा जीते हैं। तो आप लंबा जीने के लिए लंबा अध्ययन करिए, अच्छा अध्ययन करें और साथ ही साथ सारगर्भिक और एक ईमानदार विवेचना की तरफ आगे बढ़ें, जिससे कि आप एक बेहतर इंसान बन सके। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।